डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देख के मैं आप लोगों को लाया हूँ। ये आप देख सकते हैं BPSC 101 का कोड है ना। इनके ये पूरा बुक मैं रिवीजन करवाऊंगा। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे सभी टॉपिक को कवर करवाऊंगा। आपको अंत तक बने रहना ताकि आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है। एंड इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी वो भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम देने से पहले नोट्स बनाया है मैंने, आपको नोट्स भी मिल जाएगा। एंड सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पूरा वीडियो वॉच कर लेना है ताकि आपको ये जो डाउट है आपके अंदर वो डाउट आपका क्लियर हो जाए। बुक से अगर करके जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा होता है। एग्जाम में बहुत सारे पॉइंट आपको मिलेंगे, हिंट मिलेंगे, याद आएंगे, हाँ सर ने ये बताया था वो बताया था, ठीक है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और फिर दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे नाम है अपना चैप्टर का, सब्जेक्ट का क्या नाम है, राजनीतिक सिद्धांत की समझ, है ना। आपका जो टाइटल है कोड का, राजनीतिक सिद्धांत की समझ, तो यानी कि ये पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आता है। किसमें? पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आता है। अब ये देख लो, ये जो पॉलिटिक्स करने वाला है ना, ये इसमें क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रहा है। पॉलिटिक्स के बारे में बात किए जाएंगे। तो देखिए, ये भी क्या है, सोशल साइंस का एक पार्ट है। क्या है? सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान का ही एक पार्ट है जो समाज के बारे में बताता है। तो यहाँ पे इस कोड के जरिए, इस सब्जेक्ट के जरिए हम लोग को समझ में ये आएगा कि क्या हमारा जो समाज है वो क्या राजनीति करता है, समाज में क्या राजनीति हुआ। तो भैया अभी से पहले की समाज के राजनीति की तुलना हम लोग करेंगे इसमें से, और क्या है राजनीतिक सिद्धांत की समझ, राजनीतिक के बारे में हम लोग सही से समझेंगे। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, समझ में बहुत अच्छा आएगा। चलिए, इसमें से स्टूडेंट्स हम लोग जो कवर करेंगे, हमारा जो चैप्टर्स है वो भी देख लीजिए। हमारा देखिए सबसे पहला खंड है हमारा, इसमें से हम आपको क्या बताया गया है, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। इसमें से आपको राजनीति के बारे में जो सिद्धांत मिलेंगे उन्हीं का परिचय, उन्हीं का इंट्रो होगा। क्या इंट्रो होगा? इंट्रो में होगा कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। इनके दो राजनीतिक सिद्धांत है ना, मानक और अनुभवजन्य। ये दोनों को हम लोग समझेंगे। फिर राजनीति क्या है भैया, राज और शक्ति का अध्ययन, ये है चैप्टर 2। अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब कि खंड 1 में राजनीतिक सिद्धांत का परिचय ही हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका खंड 2 आता है। खंड 2 में जो है राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण, है ना, कि उसके नजरिए, राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण मतलब उनके नजरिए, है ना, उनका सोच, उनका विचार। तो भैया खंड 2 में जो विचार दिए हैं, उदारवादी का विचार समझेंगे, मार्क्सवादी का, रूढ़िवादी का, नारीवादी का, है ना, उत्तर आधुनिकवादी का। उसके बाद फिर लोकतंत्र के व्याकरण, है ना, किसमें? लोकतंत्र के व्याकरण। लोकतंत्र ने अपना अपना कैसे भाषा को प्रकट किया, कैसे उनका सोच बना, क्या सोच है, क्या भागीदारी है ना। अब देखो खंड 3 में पहला जो हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र का व्याकरण पढ़ेंगे। खंड 9 में है आपका लोकतंत्र प्रतिनिधित्व का उत्तरदायित्व। इकाई 10 में है प्रतिनिधि लोकतंत्र और इसकी सीमाएं, भागीदारी और मतभेद, लोकतंत्र और नागरिकता। तो इस तरह से है आपके स्टूडेंट्स। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। देखिए खंड 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। और इनमें से सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। क्या राजनीतिक सिद्धांत क्या है, दो दृष्टिकोण जो इनके हैं, मानक और अनुभवजन्य, इनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इनमें जो पढ़ने वाले हैं, राजनीतिक सिद्धांत को समझेंगे। क्या होता है राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत का विकास क्या हुआ, राजनीति क्या है, ये समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, राजनीतिक क्या है, सिद्धांत और अनपारस्परिक संबंध। तो यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत क्या बताया है इसने, राजनीतिक सिद्धांत और उसके समानार्थी शब्द जैसे कि राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विचारधारा के बीच अंतर किया जा सकता है। तो राजनीतिक जो सिद्धांत है वहां पे आप देखेंगे कि ये जो राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विचारधारा के साथ क्या अंतर किया जा सकता है। तो राजनीतिक सिद्धांत में कोई सिद्धांत दिया गया है, यहाँ हो तो रहा राजनीतिक, बट इसमें एक सिद्धांत है, इसमें अलग अलग सिद्धांत है ना। अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग जो हिस्टोरियन थे जो भी बनाए हैं, उन्होंने अपना अपना सिद्धांत दिया। जैसे कि मार्क्सवादी हो गया, उदारवादी सिद्धांत हो गया, है कि नहीं। इस तरह से आप देखेंगे इन्होंने अपना अपना क्या दिया, सिद्धांत दिया। सबसे पहले आप लोगों को यह समझना कि राजनीति क्या है। अगर राजनीति सिद्धांत समझना है, उनसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, राजनीति क्या है।
राजनीति क्या है, राजनीति के बारे में अगर समझ में आ जाएगा कि राजनीतिक सिद्धांत भी समझ में आने लगेगा, है ना। यहाँ पे देखिए राजनीतिक सिद्धांत का यहाँ पर विकास की बात है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सुनते हैं राजनीति क्या है। तो देखिए किसी भी राज्य को या राज्य का राष्ट्र को चलाने के लिए, किसी भी राज्य या राष्ट्र को चलाने के लिए जो नीति का उपयोग किया जाता है ना, जिस नीति मतलब जिस शास्त्र का, है ना, उपयोग किया जाता है राज्य को चलाने के लिए, वही आपका राजनीति होता है। किसी भी राज्य में अलग अलग नीतियां होते हैं, अलग अलग सिस्टम होता है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे राजनीति में अलग अलग नेताएं होते हैं जो पॉलिटिक्स करते हैं, जो समाज के बारे में सोचते हैं, अच्छा बुरा। कुछ कुछ नेता ऐसे होते हैं जो समाज पर ही अपना जान न्यौछावर कर देते हैं, हमेशा हर वक्त समाज को बढ़ाने का सोचते हैं। कुछ नेता ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात है। हम देखो हमारे देश में ही क्या है, हमारे देश में हम जनता जो कि आम जनता क्या करते हैं भैया, कोई ऐसा सरकार चुनते हैं, पॉलिटिक्स जो करते हैं ऐसे पॉलिटिशियन को चुनते हैं भैया, सरकार को, गवर्नमेंट को ऐसे चुनते हैं जो उनका भला कर सके, ऐसा सोच करके उनको वोटिंग दे करते हैं, उनको वोट देते हैं, है ना, बनाते हैं सरकार ताकि हमारा भला कर पाए, ये अच्छा पॉलिटिक्स कर पाए, है ना। पॉलिटिक्स करने का मतलब कि हमारे बारे में कुछ सोचना, है ना, जनता के बारे में कुछ सोचना। ये पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं कि खुद के बारे में सोचना, जो खुद के बारे में सोचता है वो पॉलिटिक्स, नकारात्मक पॉलिटिक्स करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिद्धांत की अगर बात करें, सबका अपना अपना सिद्धांत क्या है भाई, अपना अपना कोई सब अपना अपना क्या दिया, चिंतन दिया, अपना अपना विचार दिया सिद्धांत में, है ना। हर हर किसी का अलग अलग सिद्धांत है, हर किसी का अलग अलग विचार है इनमें। तो ये सब समझना पड़ेगा। तो राजनीतिक सिद्धांत का विकास की बात करें हम लोग, सबसे पहले किसमें राजनीतिक सिद्धांत आते हैं। देखिए तो राजनीतिक सिद्धांत में अलग अलग बातें हो रही है, अलग अलग बातें हो रही है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम लोग बुक को भी रीड करते हैं। यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत में विकास हमेशा समाज में होने वाले परिवर्तनों को प्रतिबंधित करता है। मैंने क्या बोला, यानी राजनीतिक सिद्धांत में ऐसा देखा जाता है जिससे समाज क्या हो, समाज में विकास हो, समाज में उन्नति हो, समाज आगे बढ़े। तो राजनीतिक सिद्धांत समाज के लिए किया जाता है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर जाता है, किया जाता है। विभिन्न समय पर उभरती चुनौतियों के जवाब में राजनीतिक सिद्धांत तैयार किए जाते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के हेगल प्रत्यात्मक लक्षण इस संदर्भ के मिनर्वा का उल्लू तब उड़ान भर लेता है जब अंधेरे कहते परछाई बढ़ जाती है। बहुत उपयुक्त है ये। हालांकि यहाँ पे जो पढ़ा लिखा हुआ उसे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए समझाना तो मेरा काम है, बस एक बार रीड कर लेते हैं। हमें यह याद रखना अच्छा होगा कि राजनीतिक चिंतन जो सामाजिक चुनौतियों का कारण भी है, कारण भी उभरता है, समय के साथ साथ स्थान के साथ भी बंधा हुआ है और इसलिए सिद्धांत से अलग है, जो ऐसी बाधाओं को तोड़ता है और साबित करता है कि राजनीति की अद्भुत घटनाओं को अलग अलग प्रकृति के उत्पत्ति के संदर्भ में अच्छे से समझा जा सकता है और व्याख्या की जा सकती है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए समझिए, राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास बताता है कि समाजों को प्रभावित करने वाली बीमारियों और रोगों ने सिद्धांत के साधनों को क्या किया, कमजोर कर दिया, जिसके माध्यम से विभिन्न स्वीकृत सिद्धांतों और प्रथाओं और उनके पीछे धारणाओं पर सवाल उठाए गए और भविष्य के लिए खाका तैयार किया गया। हालांकि यहाँ पे लिखा है कि यह सच है, यहाँ पे लिखा है देखो, हालांकि यह सच है कि सिद्धांत के लिए प्रोत्साहन हमेशा किसी भी प्रकार विफलता और संबंधित दृढ़ विश्वास से आता है, कि चीजों को बेहतर समझ के माध्यम से बेहतर किया जा सकता है, अन्यथा हल किया जा सकता है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का कार्य एक बेड़े की प्रतिक्रिया प्रदान करने और समझौतों से संतुष्ट होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे समस्या की जड़ तक पहुंचाना है। देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत का पॉइंट दिया गया है क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप लोग सुनिए ध्यान से, कह रहे हैं क्या, तो राजनीतिक सिद्धांत का कार्य एक बेड़े की प्रतिक्रिया प्रदान करने और समझौते से संतुष्ट होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे समस्या की जड़ तक पहुंचना है। राजनीतिक सिद्धांत का क्या लक्ष्य है, समस्या के जड़ तक भी पहुंचना और सिद्धांतों के वैकल्पिक नियमों के निर्माण के रूप में उपचार खोजना। इसलिए सिद्धांत पर किसी भी परियोजना के लिए एक दृष्टि की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से सिद्धांतवादी न केवल हाथों की समस्या के बारे में सोचता है बल्कि उनके आगे भी बढ़ाने के बारे में सोचता है। देखो
कोई भी इंसान कोई भी सिद्धांत तभी आता है ना जब समाज को दिखाया जाता है कि भैया इस सिद्धांत का जरूरत है, इस सिद्धांत का जरूरत है, तभी तो हम कोई सिद्धांत लेते हैं। समाज के देख लेता है सिद्धांतकारी कि किस सिद्धांत का जरूरत यहाँ पे है हमारे समाज में। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक भी आपको सिद्धांत के बारे में समझ नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बता दूं सिद्धांत क्या है। देखिए, सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि इसमें से कोई भी बड़े बड़े वैज्ञानिक जो बड़े बड़े जो दार्शनिक होते हैं, दार्शनिक शास्त्र होते हैं, जो दर्शन के शास्त्र या बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने विचारों को देते हैं। सिद्धांत देने का मतलब क्या है, अपने विचारों को, है ना, अपने विचारों को क्या करना है, प्रकट करना, जिससे कल्याण हो सके दुनिया को, है ना, समाज का कल्याण हो सके। तो सिद्धांत एक विचार ही होता है। क्या होता है? एक विचारधारा होता है। अंडरस्टैंड? सिद्धांत समझ में आया क्या क्या होता है? सो इसमें से अब देखिए सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा की दिशा में इसे हम लोग देखते हैं, है ना। अब यहाँ क्या है, राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा की दिशा में इसे देखते हैं, क्या है इसे समझते हैं। इसे हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या है राजनीतिक सिद्धांत? यहाँ से सुनिए, राजनीतिक सिद्धांत अलग अलग लोगों द्वारा विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया है। परिभाषा इसके गठबंधन तत्वों के जोर और समझ के आधार पर भिन्न होती है। तो देखिए, राजनीतिक सिद्धांत की सोबाइन द्वारा की गई प्रसिद्ध परिभाषा यह है कि यह कुछ ऐसा है जिसमें विशेष रूप से, राजनीति के बारे में बता रहा है, राजनीतिक सिद्धांत कुछ ऐसा है जिसमें विशेष रूप से तथ्यात्मक, कारण और मूल्यवान जैसे कारक शामिल है। मतलब कि राजनीतिक सिद्धांत वो है जिसमें से क्या है, तथ्यात्मक है, कारण है और मूल्यवान जैसी चीजें क्या है, शामिल है ना, ये कारक है। यहाँ पे देखिए, हैकर के अनुसार अगर बात किया जाए तो राजनीतिक सिद्धांत निराशाजनक और राजनीतिक सिद्धांत क्या, निराशाजनक और अनिच्छुक गतिविधि है। समझा गया? यह दार्शनिक और वैज्ञानिक ज्ञान का एक अंग है। तो मतलब कि यह राजनीतिक निराशाजनक भी है। क्या है? निराशाजनक भी है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, निराशाजनक भी है और यह दार्शनिक वैज्ञानिक का भी अध्ययन है। तो मतलब दार्शनिक वैज्ञानिक का भी इसमें अंग है, चाहे वह मूल रूप से कब और कहाँ लिखा गया हो। इस दुनिया इस दुनिया इस दुनिया हमारी समझ को बढ़ा सकता है, जिसमें आज हम रहते हैं, जिसमें हम कल भी रहेंगे। तो मतलब कि ये लोग क्या करते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत। तो वैज्ञानिक लोग जो सिद्धांत करते हैं, दार्शनिक रूप से जो सिद्धांत करते हैं, तो इन लोग का क्या मकसद होता है? इन सभी का एक ही मकसद होता है, समाज का कल्याण करना। ऐसा सिद्धांत बनाया जाए, ऐसा विचार दिया जाए जिससे समाज का अधिक से अधिक कल्याण हो सके। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई यह कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत का हमारा अर्थ राजनीतिक घटनाओं के एक वर्ग के बारे में कुछ स्पष्टीकृत सिद्धांत के साथ प्रस्ताव का एक सुसंगत समूह है। इसका तात्पर्य है कि एक सिद्धांत विचार के विपरीत उस परिस्थिति में एक साथ ढेर सारी घटनाओं पर विचार नहीं कर सकता और केवल श्रेणी का प्रकार के मुद्दों से संबंधित होगा। देखिए, हम अपने तरीके से जो आपको समझाना था समझा दिए। मुख्य सैद्धांतिक अवधारणाओं के महत्व। हाँ, ये जो बात है यहाँ पे, इसमें से क्या देख रहे हैं, मुख्य सैद्धांतिक अवधारणाओं के मत। कुछ सैद्धांतिक ऐसे हैं, सिद्धांतकारियों ने कुछ ऐसी बात भी कही है जो कि बहुत ही अलग सी बात है। और इस इम्पोर्टेंट ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट में आते हैं क्या भैया, देखिए क्या आते हैं कि क्या राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है? क्या राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है? तो देखिए, यह जो विचार है स्टूडेंट्स, यह विचार राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है। यह विचार जो कि कहाँ से आया, 20वीं शताब्दी में आया। कब आया? यह विचारधारा 20वीं शताब्दी में आया। क्या आया? कुछ इसमें से पर्यवेक्षक थे जिसने क्या लिखा भैया कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो मृत्यु लेख है। मृत्यु, किसी ने इसके बारे में क्या बताया, देखो यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है क्या है कि 20वीं शताब्दी के मध्य में कई पर्यवेक्षकों ने आसानी से राजनीतिक सिद्धांत को मृत्यु लेख लिखी। क्या लिखा? राजनीतिक सिद्धांत का मृत्यु लेख लिखा। तो भैया ये बात क्यों आया, क्या राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका? मतलब इसका ये बात इसलिए आया कि भैया राजनीतिक ऐसा हो रहा है ना, कभी कभी ऐसा राजनीतिक होता था, अभी भी कहीं कहीं ऐसा होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जिसका कोई सिद्धांत नहीं होता है, जिसका कोई विचार नहीं होता है, जिससे कोई समाज का कल्याण नहीं होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है।
जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, अपने लिए ही जीता है, फिर वो भाई वो राजनीति का फिर क्या फायदा? जिस राजनीति से समाज का, राज्य का कल्याण ना हो, जिस राजनीति से राज्य का ही कल्याण ना हो, फिर उस ऐसा राजनीति का क्या लेना देना? ऐसा राजनीति तो मृत के ही समान है ना। कुछ ने इसकी गिरावट की बात की कि ये गिर चुका है, इसका सिद्धांत गिर चुका है, सिद्धांतकारियों ने सिद्धांत जो बनाया है, जो पॉलिटिशियंस है, ये सब गिर चुके हैं। और देखिए, दूसरे ने इसकी तो मौत की भी घोषणा की, यहाँ पे लिखा है दूसरी ने तो इसके मौत की भी घोषणा कर दी कि यार राजनीति जो है, राजनीति जो सिद्धांत है वो मर चुका है। किसी ने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत आज भी मुसीबत से घिरा हुआ है। यह निराशाजनक विचार इसलिए फैला क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत में शास्त्रीय परंपरा बड़े पैमाने पर अनुभवजन्य प्रेक्षण के नियंत्रण से बड़े मूल्य निर्णय के साथ साथ मिली-जुली है। मानक सिद्धांत की आलोचना 1930 के दशक में तार्किक सकारात्मकवादियों से हुई थी। बाद में व्यवहारवादियों द्वारा भी आलोचना की गई। ईस्टर्न का तर्क था कि राजनीतिक सिद्धांत एक प्रकार के ऐतिहासिक रूप से संबंधित है, इसलिए यह अपनी रचनात्मक भूमिका खो चुका है। उसके बाद देखिए, उन्होंने विलियम डनिंग, चार्ल्स एच मैक्लेवेन और जॉर्ज एम सोबाइन को राजनीतिक सिद्धांत में इतिहासवाद को लाने के लिए दोषी ठहराया। इस तरह के राजनीतिक सिद्धांत ने छात्रों को मूल्यपरक सिद्धांत के गंभीर अध्ययन से वंचित कर दिया और राजनीतिक सिद्धांत में इतिहास और दर्शन के तत्वों को आविष्कार क्या किया? तो राजनीतिक सिद्धांत में किसका दर्शन के तत्वों, इतिहास और दर्शन के तत्वों को क्या किया? अस्वीकार किया। देखिए, यहाँ पे मैंने राजनीतिक सिद्धांत के बारे में आप लोगों को बहुत सारा बातें बताया था, ठीक है। और भी देखिए, यह एक सिद्धांत निराशाजनक ही सिद्धांत है। जिसमें बोला जाए कि राजनीतिक सिद्धांत मर गया तो एक निराशाजनक ही तो सिद्धांत है। तो यह निराशाजनक दृष्टिकोण इसलिए है क्योंकि राजनीतिक शास्त्रीय जो परंपरा, अनुभवजन्य परंपरा और नियंत्रण से पड़े मूल्य निर्णयों से बड़ी हुई ये जो परंपरा है, ऐसे निर्णयों से बड़ी है जिसमें से निराशाजनक देखने को मिलता है। क्योंकि हम जब राजनीति के बारे में सोचते हैं कि भाई राज्य में हमारा कल्याण होगा, है ना, ऐसा विचार होगा जिससे हम सभी का जन का कल्याण होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलिए, अब यहाँ पे है राजनीति सिद्धांत का पुनरुत्थान। स्टूडेंट्स, पुनरुत्थान अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इतना समझ लीजिए कि उदय होना, फिर से उदय होना। राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान मतलब कि राजनीतिक सिद्धांत का फिर से उदय होना। अंडरस्टैंड? चलिए, इसमें से हम लोग पढ़ते हैं क्या हुआ इसमें से, क्यों, कब और कैसे उदय हुआ। देखिए, यहाँ लिखा है 1930 के दशक में, है ना, यानी समझ लो कि 20वीं शताब्दी के मध्य में राजनीतिक सिद्धांत ने साम्यवाद, फासीवाद और नाजीवाद के साम्राज्यवादी सिद्धांतों के विरोध में उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत की रक्षा के उद्देश्य से विचारों के इतिहास का अध्ययन करना शुरू किया। लासवेल ने मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के अंतिम उद्देश्य के साथ एक वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत स्थापित करने की कोशिश की, जिससे मरियम द्वारा दिए गए लक्ष्य और दिशा को आगे बढ़ाया गया। इसमें हुआ ये 1970 के दशक के बाद, है ना, 1970 के दशक के बाद हुआ ये, एक नई बौद्धिक चेतना का क्या हो गया? उदय हुआ। एक बौद्धिक चेतना उभर के सामने आया जिसने राजनीतिक सिद्धांत को फिर से क्या किया? जिंदा किया। और इसे राजनीतिक सिद्धांत का पुनः उत्थान भी कहने लगा, है ना, पुनः उत्थान कहने लगा मतलब फिर से उदय हुआ। तो थोड़ा सा और भी इसमें से पढ़ लेता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाए थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे अमेरिकी राजनीतिक विज्ञान ने विज्ञान के भीतर व्यापक विचारों से उनके पूरी तरह से भिन्न थे और वे उदारवादी लोकतंत्र, विज्ञान और ऐतिहासिक प्रगति में विश्वास करते थे। वे सभी राजनीति में राजनीतिक मसीहावाद और उदारवाद को अस्वीकार करते थे। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़िए अब, राजनीतिक सिद्धांत प्रकृति में विचारधारात्मक है ना, क्या है? विचारधारात्मक है, मतलब राजनीतिक सिद्धांत जो है विचार की एक धारा है। एंड प्रकृति में, है ना, प्रकृति समझिए करते हो ना, नेचर में, जो किसी दिए गए सामाजिक आर्थिक हित को क्या करते हैं?
प्रतिबिंबित करते हैं, क्योंकि ज्यादातर राजनीतिक विचारात्मक सामाजिक अस्तित्व में सही क्रम से सिद्धांतों को समझने की संभावना से प्रेरित होते हैं। एक राजनीतिक दार्शनिक को मुख्य रूप से सच्चाई में रुचि रखनी पड़ती है। अंडरस्टैंड। एंड आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है राजनीतिक यहाँ पे देखो राजनीतिक सिद्धांत ने शास्त्रों की रचना करने वाले लेखक बेहतर हैं, क्योंकि ये प्रतिभाशाली थे और उनका लेखन नपातुला था। मतलब कि अब जो नया लेखक आया था, यानी उत्थान होने से पहले जब हो रहा था, उससे पहले जो नया जो लेखक आया था, नए जो सिद्धांतकारी आए थे, उनका जो विचार था वो बहुत मतलब अलग था। उनका जो विचार था वो अनुभवजन्य था, बहुत ही सटीक ज्ञान देता था, सटीक ये सोच था, अच्छे विचार थे, जिसके वजह से राजनीति में एक नया जान आया ना, जिससे लोग उनके बारे में इंटरेस्टेड होने लगे, उनके बातों को मानने लगे, उनके विचार को अपनाने लगे। सो इस तरह से हुआ राजनीतिक सिद्धांत में पुनरुत्थान। अंडरस्टैंड। आगे राजनीतिक सिद्धांत में दृष्टिकोण। सिद्धांतकार द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले राजनीतिक सिद्धांत की विभिन्न धारणाओं को पहचानना और वर्गीकृत करना मुश्किल है। इनमें से देखिए राजनीतिक सिद्धांत में अगर दृष्टिकोण की बात करें तो पहला आपका आता है स्टूडेंट्स ऐतिहासिक दृष्टिकोण, दूसरा समान अनुभवजन्य। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण यहाँ समझिए क्या है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है? कई सिद्धांतकारों ने इतिहास से अंतर्दृष्टि और संसाधनों के आधार पर सिद्धांत निर्माण का प्रयास किया। एंड उनकी राय में एक प्रश्न जैसे कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है, क्या वर्णनात्मक रूप से किया जा सकता है। इस तरह सिद्धांत ने ऐतिहासिक घटनाओं को और विशिष्ट परिस्थितियों का जवाब दिया। देखो स्टूडेंट्स ये नहीं समझा, हम देखो समझने के लिए, ये नहीं कि देखो कहीं से कहीं हम लोग कुछ ही पढ़ लेते हैं। समझने के लिए जो पॉइंट सही लग रहा है, हम उस पॉइंट को लेके आपको इस टॉपिक को समझा रहे हैं। ये नहीं सोचना कि इसको कहाँ पढ़े उसको कहाँ पढ़े, इसमें से कहानियां लिखी हुई है जिससे समझा जा सके, वही तो पढ़ लेना है। ऐसे आप लोग पढ़ने का कोशिश खुद से कर सकते हैं। एंड दूसरे शब्दों में इस परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति पर निर्भर हो जाता है। राजनीतिक सिद्धांत किस पर निर्भर होता है? स्थिति पर निर्भर हो जाता है, जिसमें प्रत्येक ऐतिहासिक स्थिति का एक समस्या निर्धारित करती है। मतलब ऐतिहासिक स्थिति का ना, मतलब जो बीते हुए समय का जो स्थिति है, इतिहास का जो स्थिति है, ऐसे ऐतिहासिक स्थिति को क्या करती है? सामने रख देती है, इस पर निर्भर होती है। एंड उसके बाद क्या होता है? देखिए जो बदले में सिद्धांत द्वारा तैयार किए गए संसाधनों या समाधानों का ख्याल रखती है। राजनीतिक सिद्धांत की यह अवधारणा परंपरा की तुलना में अलग है। एंड कोबाबान भी यह मानते हैं कि परंपरागत विधि जिसमें इतिहास का बोध पूरी तरह से दिया जाता है, राजनीतिक सिद्धांत की समस्याओं पर विचार करने का सही तरीका। यह सच है कि अतीत सिद्धांत निर्माण के प्रयास में एक मूल्यवान गाइड के रूप में कार्य करता है और हमें सिखाता है कि हम अपनी मौलिकता के बारे में बहुत अधिक सुनिश्चित ना हो। यह इस तरफ भी इशारा करता है कि अब यह संभव हो गया है कि अन्य तरीकों पर भी प्रकाश डाला जाए, जो कि केवल फैशनेबल और प्रभावशाली नहीं होगा। ओके, सो देखिए अब दूसरा आपका आता है यहाँ पे मानक अथवा निर्देशात्मक, है ना, दृष्टिकोण। इनमें देखिए क्या है, राजनीतिक सिद्धांत में मानक धारणा विभिन्न नामों से जानी जाती है। कुछ लोग इसे दार्शनिक सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब कि मानक को क्या कहते हैं? कुछ लोग दार्शनिक सिद्धांत भी कहते हैं, जबकि अन्य इसे नैतिक सिद्धांत के रूप में भी संदर्भित करते हैं। मतलब कि जो मानक अथवा निर्देशात्मक सिद्धांत है उसे दार्शनिक सिद्धांत भी कहते हैं और नैतिक सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों? देखिए यहाँ पे मानक अवधारणा इस धारणा पर आधारित है कि सिद्धांत और उद्देश्य तर्क, अंतर्दृष्टि और अनुभवों की सहायता से तर्क, उद्देश्य और अंत के संदर्भ में दुनिया और इसकी घटनाओं का अर्थ लिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह मूल्यों के बारे में दार्शनिक अटकलों की परियोजना है। ऐसे प्रश्न जो मानकवादियों द्वारा पूछे जाते हैं होंगे राजनीतिक संस्थानों
का अंत क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत और अन्य सामाजिक संगठनों के बीच को क्या सूचित करना चाहिए, समाज में कौन सी व्यवस्था मॉडल आदर्श बन सकती है और नियमों और सिद्धांतों को किस प्रकार शासन करना चाहिए। कोई चाहे तो यह कर सकता है कि उनकी चिंताएं नैतिक है और उसका उद्देश्य आदर्श प्रकार का निर्माण करना है। इसलिए ये सिद्धांतवादी है, यह सिद्धांतवादी ही हैं जिन्होंने अपने हमेशा अपनी शक्तिशाली कल्पना के माध्यम से इन राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में यूरोपिया की कल्पना की। सामान्य राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक दर्शन की ओर बहुत बड़ा ज्यादा निर्भर करता है, क्योंकि इससे इसके अच्छे जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है और इससे पूर्ण मानदंड बनाने के अपने प्रयास में ढांचे के रूप में भी उपयोग किया जाता है। देखो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि मानक तथा दृष्टिकोण के जरिए से आप लोग ये समझेंगे, इसमें जो है कि राजनीतिक होता है किसके आधारित पर होता है, वो दार्शनिक सिद्धांत के आधारित पर होता है, नैतिक सिद्धांत के आधारित पर होता है। मतलब कि दार्शनिक इसमें ऐसे विचार होते हैं जो समाज के वैसे लोग लेते हैं जो दार्शनिक से जुड़े हुए हैं, जो नैतिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो दुनिया को नैतिक शिक्षा देते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये समझ में आ गया, हम आगे बढ़ते हैं। अनुभवजन्य दृष्टिकोण क्या है, इसे भी समझिए। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। 20वीं शताब्दी में जिस राजनीतिक सिद्धांत ने प्रभुत्व किया वह आदर्शता नहीं थी। मतलब 20वीं शताब्दी में जिसने जिस जो राजनीति को चला रहे थे, राजनीति के बारे में बोल रहे थे, जो राजनीतिक विचार रख रहे थे, वो आदर्शता नहीं है, नहीं था। लेकिन एक और अवधारणा जिसे अनुभवजन्य राजनीतिक अनुसिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जो कि अनुभवजन्य अवलोकनों से सिद्धांतों को उत्पन्न करता है। अनुभव राजनीतिक सिद्धांत उन सिद्धांतों को ज्ञान, देखो यहाँ पे आप समझिए कि अनुभव राजनीतिक क्या है, अनुभव जन्य दृष्टिकोण क्या है। देखो यहाँ पे अनुभव जन्य राजनीतिक सिद्धांत उन सिद्धांतों को ज्ञान की स्थिति प्रदान करने में इनकार कर देते हैं या देता है जो मूल्य निर्णयों में शामिल होते हैं, स्वाभाविक रूप से। इसलिए मानक राजनीति सिद्धांत को केवल वरीयताओं और मत की अभिव्यक्ति के बयान के रूप में उजागर किया जाता है। मूल्य मुक्त सिद्धांतों के लिए अभियान राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र को वैज्ञानिक और उद्देश्य के क्षेत्र में शुरू करने के लिए शुरू किया गया और इसलिए कार्य के लिए एक और अधिक विश्वसनीय मार्गदर्शन करना। इस नई स्थिति यानी कि अनुभवजन्य दृष्टिकोण में, तो इस नई स्थिति निर्धारण को सकारात्मक के रूप में जाना जाने लगा। यानी कि अनुभवजन्य दृष्टिकोण को जो देखा गया वो सकारात्मक दृष्टि से देखा गया, क्योंकि यहाँ पे जो विचार रखे जाते थे वो अनुभव के अनुसार रखे जाते थे। किसके अनुसार? अनुभव के अनुसार रखे जाते थे, है ना। अनुभव समझते हो ना, कि यानी कि उस समय की स्थिति को देखते हुए सिद्धांत लिया जाता था। उस राजनीति को, राज को देखते हुए, समाज को देखते हुए कि आज का समाज की स्थिति कैसा है, हम कैसे विचार को रखें, कैसे पॉलिटिक्स करें, कैसे राजनीति करें कि समाज का ज्यादा से ज्यादा क्या हो पाए, कल्याण हो पाए। तो ज्यादा से ज्यादा कल्याण होगा तो भैया ये सकारात्मक सोच के जरिए होगा। अगर नकारात्मक सोच लिया तो समाज का कल्याण हुआ कुछ कुछ बाकी ही है, नहीं होगा। इसलिए सकारात्मक के उद्भव के तहत यहाँ पे देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, सकारात्मक के उद्भव के तहत राजनीतिक सिद्धांतकारों ने सिद्धांत के आधार पर राजनीतिक घटनाओं के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार किया, जिसे अनुभवी रूप से सत्यापित और साबित किया जा सकता था। इस प्रकार उन्होंने समाज के प्राकृतिक विज्ञापन को बनाने का प्रयास किया। दर्शन को विज्ञान का एक मात्र जोड़ा गया सिद्धांत के इस तरह के एक स्पष्टीकरण ने एक सिद्धांतवादी की भूमिका को अनिच्छुक पर्यवेक्षक के रूप में चित्रित किया। अंडरस्टैंड? सभी प्रतिबिंबितताओं को समाप्त कर दिया गया और सभी मूल्यों को निकाला। राजनीति सिद्धांत में यह अनुभवजन्य प्रयोजना ज्ञान के अनुभववादी सिद्धांत पर आधारित थी। समझा गया? एंड जिसका दावा है कि सत्य और झूठ का गठन करने के लिए पूर्ण विकसित मानदंड है। मतलब कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, ये चीज को देखकर ही क्या किया जाए, राजनीति किया जाए। तो हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स,
जब राजनीतिक सिद्धांत इस प्रभाव में पड़ रहा था, तो एक तथाकथित कथित है ना, तथाकथित मतलब कहे गए सत्य क्रांति शुरू हुई और व्यवहारिक क्रांति के रूप में यह लोकप्रिय हो गई। ऐसा क्रांति शुरू हो गई, मतलब बोल चाल वाली क्रांति ऐसे शुरू हुई, यानी कि राजनीति में ऐसा क्रांति शुरू हो गया जो एक व्यवहारिक क्रांति के रूप में लोकप्रिय हो गई। यह क्रांति 1950 के दशक में दशक में राजनीतिक सिद्धांत के भीतर एक प्रभावशाली स्थिति तक पहुंच गई और नई सुविधाओं की वकालत करके अध्ययन अनुसंधान के पूरे क्षेत्र को अपनी परिधि में ले लिया। इसमें शामिल थे पहला, विश्लेषण में मात्रात्मक तकनीक को प्रोत्साहन करना, मानक ढांचे के उन्मूलन और अनुभवजन्य अनुसंधान के प्रचार जो सांख्यिकीय परीक्षणों के लिए अति संवेदनशील हो सकते हैं, विचारों के इतिहास की स्वीकृति और अस्वीकृति, सूक्ष्म अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना क्योंकि यह अनुभवजन्य उपचार के लिए अधिक सक्षम था, विशेषज्ञता का गौरववान, व्यक्ति के व्यवहार से डाटा प्राप्त करना और मूल्य मुक्ति शोध के लिए आग्रह करना। तो ये सब आपके किस में आ जाते हैं स्टूडेंट्स? ये सब आ जाते हैं आपके अनुभवजन्य दृष्टिकोण में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या हमारा लिए मोस्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स हमारा क्या, राजनीति। राजनीति क्या है? राज्य और शक्ति का अध्ययन। तो राजनीति को समझेंगे और इनके शक्ति का भी अध्ययन करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि राजनीति क्या है, राज्य क्या है, ये सब जरूरी है। यहाँ पे देखिए एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, एग्जाम में किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ना, अगर आप चैप्टर को समझ गए हैं, मतलब कि चैप्टर को और बुक के नाम को समझ गए हैं, तो थोड़ा सा हिंट लेके अपने दिमाग में कुछ सोच के उससे बना सकते हैं। ना कि आप देखो जिस पॉइंट को आपने नहीं पढ़ा है अब नहीं लिखोगे, ऐसा नहीं, आपको कुछ ना कुछ उनसे रिलेटेड लिखना है, एग्जाम में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एग्जाम में यही देखा जाता है कि आपके अंदर क्या नॉलेज है, आप क्या सोच सकते हो, उसी सोच के अनुसार आपको रिजल्ट दिया जाता है। आपके सोच के अनुसार ही आपको क्या मिलते हैं, आपको मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में। तो आप अपने अनुसार सोच सोच के पेज को भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा से लिखिए, यानी कि वर्ड लिमिट के अनुसार कंप्लीट कीजिए तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत तो उसमें है ही नहीं। अंडरस्टैंड? तो इसी तरह से कीजिए। चलिए हम लोग समझते हैं कि राजनीति क्या है, यहीं से डायरेक्ट समझा देता हूँ। देखो फिर से मैं आपको बताऊं, किसी भी राज्य या राष्ट्र को चलाने के लिए जिस नीति का उपयोग किया जाता है वही क्या कहलाता है, राजनीति कहलाता है। राजनीति समाज में शक्ति और निर्णय लेने की प्रक्रिया है। राजनीति क्या है? शक्ति और निर्णय लेने की प्रक्रिया है। एंड जिसके माध्यम से यह तय किया जाता है कि समाज कैसा चलेगा और शासन कौन करेगा, संसाधनों का बंटवारा कौन करेगा, यह सब चीज क्या किया जाता है, देखा जाता है। अंडरस्टैंड? एंड इनमें से सभी पॉइंट समझ में आ जाएंगे, जो भी पॉइंट है समझ में आ जाएंगे, बस इतना समझ लीजिए। राजनीति के अंतर्गत लोगों के बीच शासन, कानून, निर्णय और शक्ति से जुड़ी प्रक्रिया भी शामिल होती है। राजनीति को यहाँ पे अगर बात किया, राजनीति दो प्रकार से किए जाते हैं। अगर राजनीति के प्रकार की बात किया जाए, यहाँ पे है ना प्रकार, तो दो तरीके से किया जाता है। पहला सकारात्मक राजनीति, दूसरा है नकारात्मक राजनीति। तो सकारात्मक राजनीति में कौन आ जाएगा? जो ऐसा राजनीति करेगा जो समाज के बारे में सोचा जाए, समाज का कल्याण के बारे में सोचा जाए, समाज का ज्यादा भला हो पाए, तो ऐसे राजनीतिक जो करेगा वही सकारात्मक होगा। और जो छल कपट करेगा, जो क्या कहते हैं जनता को ठगेगा, अपने ही बारे में जो सोचेगा, तो वैसे राजनीति को हम लोग क्या कहेंगे, नकारात्मक राजनीति। समझ में आ गया? एंड फिर से मैं आपको समझा दूं सकारात्मक राजनीति क्या है और नकारात्मक क्या है। ठीक है, सकारात्मक राजनीति के बारे में समझो। तो सकारात्मक राजनीति के उद्देश्य के अंतर्गत आता है क्या, जनता का कल्याण करना। सकारात्मक राजनीति शिक्षा देना, इसके अंदर आता है। शिक्षा ऐसा देना जिससे स्टूडेंट का ग्रो हो, हमारा विकास हो, हमारे समाज का विकास हो। शिक्षा से कुछ अच्छा बने पढ़ लिख कर। एंड कल्याण हो लोगों का, गरीबी दूर हो। ठीक है, ये सब क्या होता है सकारात्मक। नकारात्मक में आपका क्या आ जाता है, भ्रष्टाचार, है ना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, सभी सरकारी फंड जो भी आते हैं वो खुद खा लेना,
तो ये सब किस में आ जाते हैं? भ्रष्टाचारी में, नकारात्मक राजनीति में। अंडरस्टैंड? तो आई होप राजनीति भी समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ भी हमें नहीं देखना है। अब कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाए ना तो अपने दिमाग से लिख लीजिए। चैप्टर 3 को देखते हैं। स्टूडेंट्स, जो खंड 1 था आपका, खंड 1 में आपका फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, मतलब 2 ही चैप्टर था। अब हम लोग खंड 2 को देखते हैं, है ना? तो चलिए खंड 2 को देखते हैं। यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण हमें मिलेंगे, है ना? इसमें से अलग-अलग सिद्धांतकारी होंगे, जैसे कि आपका मार्क्सवादी, उदारवादी, मार्क्सवादी, रूढ़िवादी, नारीवादी, उत्तर आधुनिकवादी। इनमें से सभी के क्या देखेंगे हम लोग? इनका विचार देखेंगे। विचार को समझेंगे, दृष्टिकोण को समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, खंड 2 में आपका नेक्स्ट चैप्टर है हमारा यहाँ पे कितना? 3। चैप्टर 2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब चैप्टर 3 देखते हैं। तो चैप्टर 3 में है उदारवादी। तो देखिए, उदारवादी में हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि उदारवाद क्या है। उदारवाद को समझ में आ जाएगा, उदारवाद समझ जाएंगे तो ये जितने भी पॉइंट यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सभी पॉइंट समझ में आएंगे। यहाँ पे आपका क्या पॉइंट है? देखिए, उदारवादी का सिद्धांत, परिभाषा और चिंतक। उदारवादी के सिद्धांत के विभिन्न चरण, ठीक है? पुरातन उदारवादी, आधुनिक उदारवादी, नव उदारवादी, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग ये उदारवादी उदारवादी जो बोला जा रहा है, ये उदारवादी है क्या? इसे देखते हैं, फिर हम लोग बुक को भी देखेंगे। सुनिए ध्यान से। उदारवाद एक ऐसी राजनीतिक और विचारधारा है जो समाज के गरीब लोगों पर क्या करते हैं? अधिक से अधिक बल देते हैं। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय, मानवाधिकार एंड लोकतंत्र और न्यूनतम सरकार के हस्तक्षेप पर क्या करती है? बल देती है। उदारवाद व्यक्ति को अपने निर्णय लेने की और जीवन जीने का स्वतंत्रता देने की बात करती है। क्या देने की बात करती है? उदारवाद कहता है कि हर इंसान को उनका हक है, उनको उनके हक मिलना चाहिए, ठीक है? चाहे वो कोई भी हो, है ना? चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी जात के हो, हर जात को, हर समाज में हर किसी को उनका खुद का अधिकार है, उसका अधिकार उनसे ना छीना जाए, उसे दिया जाए, ठीक है? उसे भी जिंदगी जीने दिया जाए, उसे भी जीने की स्वतंत्रता हो। उदारवाद सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर देने की क्या करती है? बात करती है। तो उदारवाद हमेशा समाज के हित के बारे में सोचता है और हमेशा निर्धन लोगों के, गरीब लोगों की मदद करने की बात करता है। समझ में आ गया? तो ये है आपका उदारवादी विचार। देखिए, ये क्या भैया, एक विचारधारा ही तो है, एक विचार ही तो है। समझ आ गया? अब देखो, इनमें से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से जो इम्पोर्टेंट लगेगा, चलो उदारवादी सिद्धांत के चिंतक के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उदारवादी उदारवादी की प्रारंभिक व्याख्या करने में जॉन लॉक, है ना? उदारवादी सबसे पहले जो उदारवादी जो सिद्धांत सिद्धांत दिया, उनमें सबसे पहले जो हाथ है वो आपका जॉन लॉक था, ठीक है? फिर एडम स्मिथ एंड जेरेमी बेंथम शामिल है। तीनों मिलकर ने उदारवादी का सिद्धांत दिया, ठीक है? तीनों ने क्या किया? उदारवादी के बारे में बताया और अपना अपना विचार प्रकट किया। एंड देखो, यहाँ पे देखिए, लॉक को उदारवादी के जनक, जो कि ये जॉन लॉक है, इन जॉन लॉक को क्या कहते हैं? उदारवादी के जनक के रूप में माना जाता है ना? और ये दूसरा जो था आपका, यहाँ पे दूसरा क्या था? एडम स्मिथ जो था, इसे अर्थशास्त्र और राजनीतिक अर्थशास्त्र के जनक और बेंथम उपयोगितावाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इसे देख लीजिए। एंड ये सभी विद्वान हस्तक्षेप सिद्धांत के समर्थक हैं, जिसमें व्यक्ति जिसमें व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों में राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप के सिद्धांत को स्थापित किया गया है। वे पुरातन उदारवादी के संस्थापक हैं, जिसको नकारात्मक उदारवादी भी कहते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति के आपसी क्रियाकलाप के क्षेत्र में राज्य के विरुद्ध भूमिका की परिकल्पना करते हैं। लोक सहिष्णुता और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या करते हैं? बल केंद्रित करते हैं। बेंथम बाजार अर्थव्यवस्था और राज्य की गतिविधियों के क्षेत्र में
प्रतिबंध लगाने पर जोर देते हैं। मिल उपयोगिता के एडमिस मिल है ना, तो मिल उपयोगिता के विचार में संशोधन करने के पक्ष में है और समान कल्याण को उत्पन्न करने के लिए राज्य की गतिविधियों में विस्तार करने के पक्ष में दावेदार थे। उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता को उन्नत करने के लिए राज्य की भूमिका को सकारात्मक बताकर उसकी सिफारिश की। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बात चल रही है ये सभी उदारवाद की बात चल रही है ना। उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख चरण की बात करें तो ये 3 प्रमुख चरण है। या फिर वो पुरातन उदारवादी, दूसरा आपका यहाँ देखिए है ना आधुनिक उदारवादी, और तीसरा नव उदारवादी। ये आपका यहाँ पर 3 चरण है उनके। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके तीनों पढ़ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए पुरातन उदारवादी, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रारंभ में, कब? प्रारंभ में उदारवादी के सिद्धांत की व्याख्या सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास करना था, और इस बात पर दबाव बनाया गया था कि कानून सभी संविदाओं को कार्यान्वित करें, है ना। कानून क्या करे? सभी संविदाओं को, कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या करे, यानी कि गुलामी को छोड़कर वो क्या करे? कार्यान्वित करे। उस समय ध्यान दीजिए, उस समय यह भी माना जाता था कि व्यक्ति अपने हितों को किस प्रकार से पूरा कर सकता है, स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होता है, और इसलिए राज्य का सत्ताधारी को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य को यह अनुमति नहीं थी कि वह अच्छे ही की अपनी संकल्पना और व्यक्तियों के परस्पर व्यवहार करता है। यह विचार नकारात्मक स्वतंत्रता का है और यह हस्तक्षेप के सिद्धांत का नेतृत्व करता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि सरकार के आर्थिक कार्यों या क्रियाकलापों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसलिए नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक या वकालत करने वाले अधिकतर विद्वान, जैसे कि एडम स्मिथ एंड जेरेमी फेंथम एंड जेम्स मिल, हर्बर्ट स्पेंसर और हेनरी सिडगविक का मानना था कि इन लोगों का कि सरकार या राज्य व्यक्ति के कार्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप करे, है ना। इस प्रकार से स्वतंत्रता के लिए इस राजनीतिक या आर्थिक तर्कों के संयोजन को पुरातन उदारवादी अथवा हस्तक्षेप व्यक्तिवाद के नाम से जाना जाता है। तो ये अपने इसमें इम्पोर्टेंट देखा। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं किसके बारे में, आधुनिक उदारवाद के बारे में। तो ये क्या कहता है, देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या देख रहे हैं? आधुनिक उदारवादी या कल्याणवाद। तो उपर्युक्त समस्या समाज में एक नए परिवर्तन को लाई। ये जो आधुनिक उदारवादी है समाज में एक नया परिवर्तन को लाया। कारण कामगार श्रेणी का उद्भव हुआ, एंड इस तरह से 20वीं शताब्दी में कामगार श्रेणी में वृद्धि होने पर, जो श्रेणी अधिकतर काम करने वाले होते थे उनमें वृद्धि होने पर क्या हुआ? पुरातन उदारवादी यह प्रश्न उठाए जाने लगे कि नकारात्मक स्वतंत्रता को इसके समर्थन के प्रमुख तर्क वाद विवाद को, अर्थात हस्तक्षेप व्यक्तिवाद के कारण वह पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला। हस्तक्षेप व्यक्तिवाद जो थे, इनके कारण पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला, और इसके परिणाम स्वरूप कामगार जो वर्ग थे, जो काम काज करने वाले जो वर्ग थे, श्रम वर्ग इसमें आ जाते हैं, एंड उसके वास्तविक हिस्से से वंचित कर दिया गया। अर्थात उसको श्रम का फल नहीं मिला था। जो श्रम करते थे उसको श्रम का फल नहीं मिलता था। इसके पश्चात उदारवादी का एक नया स्वरूप उभर कर सामने आया, आधुनिक उदारवादी, जिसे कल्याणवाद के नाम से भी जाना जाता है। जब श्रम के अनुसार उनको उनका फल नहीं मिलता था, तो देखिए उनका कहना था क्या, उदारवादी की इसी कड़ी के चिंतकों का विश्वास था कि सरकार को उन बाधाओं को हटा लेना चाहिए जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के मार्ग में आड़े बनती है। ठीक है, जो स्वतंत्रता के मार्ग में एक कांटा बनता है उसे हटा लेना चाहिए। इस कथन या विवाद के मुख्य व्याख्यात T.H. ग्रीन थे। उनके अनुसार सरकार की अत्यधिक शक्ति प्रारंभिक युग में स्वतंत्रता के विरुद्ध एक बड़ी बाधा
थी, परंतु 19वीं शताब्दी के मध्य में ये शक्तियां भारी मात्रा में कम हो गई थी या फिर उनका न्यूनीकरण कर दिया गया था। समझ में आ गया? तो ये समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं स्टूडेंट्स, बाकी सब कहानियां होती हैं, इन्हें से हम लोग को जो इम्पोर्टेंट समझना है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्या, आधुनिक उदारवाद या कल्पनावाद की प्रक्रिया में प्रथम विश्व युद्ध के कारण बाधाएं आई। प्रथम विश्व युद्ध का विनाश व्यापक घातक क्या था, घातकारी था। प्रथम जो विश्व युद्ध था वो बहुत ही विनाशकारी था, व्यापक था, बहुत ही बड़ा था। परंतु इसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आया, वह था यूरोप के 4 बड़े साम्राज्यवाद, राजवंश, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रूस और ऑटोमन। तुर्की उत्तरदा उत्तरदावादी देखो तुर्की उदारवादी स्वतंत्रता के लोकतंत्र में परिवर्तित हो गए थे। यूरोप ने वर्साई की संधि के द्वारा जो कि स्वयं निर्धारण के सिद्धांत पर आधारित थी, अपना पुनर्निर्माण किया। इसका व्यवहार में अर्थ यह था कि साम्राज्यवादियों को विघटन राष्ट्रीय समरूप राज्यों के रूप में सामने आया। अंडरस्टैंड? देखो इनमें से ये खास था। अब हम लोग नए उदारवादी को साथ देखते हैं, नए उदारवादी क्या कहते हैं। नव उदार को ध्यान से समझना है। देखिए, नव उदारवाद भी एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है जो बाजार की स्वतंत्रता, क्या बाजार की स्वतंत्रता, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन एंड वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन और सरकारी नियंत्रण न्यूनतम करने पर जोर देती है। इन सभी चीजों पर क्या करती है नव उदारवाद, जोर देती है। एंड नव उदारवाद बाजार को क्या करती है, स्वतंत्र रूप से काम करने की बात करती है। यानी कोई भी बाजार हो, उन बाजार को क्या करती है भैया, बाजार किसी के अंदर ना आए, बाजार खुद के अंदर में काम करे। ठीक है, बाजार को कोई चुनौती ना मिले, बाजार को कोई आंख ना दिखाए। ठीक है, तो कोई भी बाजार करे तो उनको स्वतंत्रता मिलना चाहिए। नव उदारवाद सरकारी उद्यमों को निजी क्षेत्र में शामिल करने पर बल देता है। नव उदारवाद क्या कहता है, जितने भी सरकारी क्षेत्र हैं, इन सभी सरकारी क्षेत्र को प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, यानी कि निजी कर दिया जाए, ताकि वो अपने अनुसार काम हो। सरकारी अनुसार काम सही नहीं होता। सरकारी में लोग क्या करते हैं, मन लगा के दिल लगा के काम नहीं करते हैं। हुआ तो हुआ, मान लो स्कूल की ही बात करें, सरकारी स्कूल की, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की बात करें तो सरकारी स्कूल में क्या होता है, हाँ पढ़ा दिया तो है, बैठ के मोबाइल चला रहा है, हंस रहा है, मजे कर रहे हैं, गेम खेल रहा है, रील्स देख रहा है, ऐसे हो रहा है अभी के समय में। और प्राइवेट में भैया बैठने का समय नहीं मिलता। ये होता है निजीकरण का फायदा। समझा गया? तो निजीकरण करने पर नव उदारवाद क्या करते हैं, जोर देते हैं। नव उदारवाद सरकारी नियमों को और विनियमों को कम करने की क्या करते हैं, चाह रखते हैं। अंडरस्टैंड? सो ये हो गया नव उदारवाद। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर को डायरेक्ट, इसमें कुछ भी नहीं देखना है। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्टूडेंट्स मार्क्सवादी। तो भैया मार्क्सवादी का सोच अलग है, ये अमीर लोगों के बारे में सोचता है, ये निर्धन लोगों के बारे में नहीं सोचता, ये पूंजीपति वाले लोगों को देखता है ना। ये जो कि ये जो क्या कहते हैं, उदारवाद के विरोधी है। क्या है ये, उदारवाद के विरोधी है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मार्क्सवाद क्या है। देखो स्टूडेंट्स, मार्क्सवाद भी एक प्रकार का विचारधारा है जो कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स को मार्क्सवाद का जनक भी कहा जाता है। एंड ये क्या करते हैं, ये ऐसे साम्यवादी विचारक थे जो यथार्थ पर आधारित समाजवादी विचार के रूप में जाने जाते थे। मार्क्सवाद के अनुसार, देखो मार्क्सवाद के अनुसार सामाजिक संरचना की आर्थिक व्याख्या करने वाला यह प्रमुख सिद्धांत है। यह सिद्धांत 19वीं शताब्दी पे आया। स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम लोग बुक से भी देख लेते हैं क्या है इनमें से। तो यहाँ पे देखते हैं बुक में मार्क्सवाद क्या है। ध्यान से सुनिए यहाँ पे, ये मार्क्सवाद सामान्यतया जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स के विचारों को दर्शाता है। लेकिन मार्क्सवाद का अर्थ सिर्फ मार्क्स के विचार ही नहीं, मार्क्सवाद विचारों के उस भाग को प्रकट करता है जो मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स के विचारों को समाहित है। इसके अंतर्गत मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स है ना, एंड और उनके समर्थकों के विचार भी इसमें शामिल हैं, जो अपने आपको मार्क्सवादियों के नाम से पुकारते हैं। मार्क्सवाद एक जीवन दर्शन है। मार्क्सवाद क्या है, एक जीवन दर्शन है। मार्क्सवाद विचारक मार्क्सवाद
मार्क्सवाद विचारक लगातार मार्क्सवादी दर्शन को अपना योगदान दे रहे हैं। इस प्रकार कहा जाता है कि मार्क्स मर गए हैं परंतु मार्क्सवादी अभी भी जिंदा है। मतलब ये कहा जाता है कि मार्क्सवाद तो मर गए हैं लेकिन मार्क्सवादी जो है, मार्क्स तो मर गए हैं, कार्ल मार्क्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मार्क्स कौन थे? कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स तो मर गए लेकिन मार्क्सवाद अभी जिंदे हैं। क्या है? मार्क्सवाद कौन है? अभी जिंदा है। ओके। एंड यहाँ पे देखिए, मार्क्सवाद दर्शन कार्ल मार्क्स के जन्म से ही अस्तित्व में था। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या इनके कुछ यह बात उठती है कि मार्क्सवाद का अर्थ मात्र कार्ल मार्क्स के विचार ही नहीं। इनमें देखिए एक है काल्पनिक, काल्पनिक और वैज्ञानिक समाजवाद भी है। ये क्या है यहाँ पे ये भी समझना है। यहाँ पे देखिए जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि मार्क्सवाद का अस्तित्व मार्क्स से पहले था, यानी कि मार्क्सवाद का जो अस्तित्व है वो मार्क्स से पहले का था। अभी जो मार्क्सवाद जो निकला, मार्क्सवाद जो फैला, मार्क्स का विचार जो फैला, वो मार्क्स के जाने के बाद ये विचार उनका दुनिया के सामने, सबके सामने आया। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे देखिए कार्ल मार्क्स उन्हें काल्पनिक समाजवादी पुकारते हैं। वे काल्पनिक थे क्योंकि उनकी सामाजिक बुराइयां की पहचान सही थी लेकिन उनका निदान गलत था। यह अव्यवहारित था, अतः वे काल्पनिक कहे जाते थे। जहाँ कोई शोषण नहीं था और लोग खुश थे। स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम में जो ये यहाँ से क्वेश्चन उठता है मार्क्सवादी से, तो विकासवादी और क्रांतिवादी समाज से, तो इसे ध्यान से समझिए। अपने तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ विकासवादी और क्रांतिवादी समाजवाद को। स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग समझते हैं विकासवादी और क्रांतिकारी समाजवाद में। देखिए समाजवाद को समझ जाएंगे ना सही से, तो आप आराम से विकासवादी और क्रांतिवादी को भी समझ जाएंगे। देखिए समाजवाद की अगर बात करें तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो समाज में समानता, सामाजिक न्याय और संसाधनों के सामूहिक स्वामित्व पर क्या करती है? जोर देती है। समाज में दो प्रकार के क्या होते हैं भैया? दो प्रकार के आपको विचारधारा मिलते हैं। एक विचारधारा विकासवादी विचारधारा, दूसरा क्रांतिवादी विचारधारा। तो समाजवाद के दो विचारधारा है। क्या है भाई? क्रांतिकारी और विकासवादी। तो देखिए विकासवादी और क्रांतिकारी विचारधारा क्या कहता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विकासवादी पर कि विकासवादी समाजवाद क्या है। देखिए यह वह समाजवाद होता है जो शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों से समाज में समाजवादी परिवर्तन लाने पर की करते हैं, बात करते हैं। ये शांतिपूर्वक बात करते हैं। इनमें एक शांत भावना होता है। ये प्रेम पूर्वक किसी भी बात को प्रेम पूर्वक करते हैं। समाज में प्रेम प्रेम ही प्रेम भरते हैं। ठीक है, समाज को हमेशा अच्छे रास्ता दिखाते हैं। इसमें से कोई लड़ाई झगड़ा की कोई बात नहीं होती, कोई वाद विवाद इसमें नहीं होता है। अंडरस्टैंड? एंड आगे की इनके बात करूं क्रांतिकारी समाजवाद की अगर बात करो स्टूडेंट्स, क्या तो यह वह समाजवाद है जो मानता है कि पूंजीवादी व्यवस्था को केवल बलपूर्वक और क्रांति के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। पूंजीवाद को युद्ध करके उससे लड़ के, उससे झगड़ के, वाद विवाद करके, नहीं माने तो जबरदस्ती, ऐसे क्रांति करके किसी भी बात को मनाया जा सकता है, किसी भी चीज को मनाया जा सकता है। तो भैया ये तानाशाही, ऐसा शासन, तानाशाही शासन में ऐसा शासन होता था, ऐसा राज विराज, तो ये सब हिंसात्मक चीज हुए। अंडरस्टैंड? ये देखिए विकासवादी समाज हमेशा शांतिपूर्ण और सुधारवादी का बात करता है, जबकि क्रांतिकारी क्या करते हैं? समाजवाद हमेशा हिंसात्मक पर जोर देता है। विकासवाद समाज में लोकतांत्रिक तरीकों से बदलाव लाने पर जोर देता है, लेकिन क्रांतिकारी जो होता है समाजवाद, वो क्रांति करके, युद्ध करके, हिंसा करके, जबरदस्ती से, तानाशाह करके, इस तरह से क्या करते हैं? बदलाव लाने की बात करते हैं। तो अंडरस्टैंड? आई होप समझ में आ गया होगा ये। तो यहाँ पे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट चैप्टर पे जा सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? चलिए, बाकी जो कि इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो मैंने करवा भी दिया है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्या है? रूढ़िवादी। इसे भी हम लोग समझते हैं रूढ़िवादी क्या है। अब हम लोग देखते हैं रूढ़िवादी को। ठीक है, चैप्टर 5 हमारा रूढ़िवाद। तो इनमें से सबसे पहले हम लोग समझेंगे रूढ़िवाद की अवधारणा और अर्थ के विषय में। तो देखिए रूढ़िवाद क्या है भैया, इसको समझिए। इनमें एक विचार दिया है, इनके अनुसार हम देखते हैं बुक के अनुसार, तो ध्यान से समझिएगा।
रूढ़िवाद की अवधारणा और अर्थ और अवधारणा। देखिए, रूढ़िवाद का सिद्धांत पारंपरिक संस्थान और प्रथाओं पर आधारित है। रूढ़िवाद का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? पारंपरिक स्थानों और पारंपरिक मतलब पुराने, है ना, पुराने स्थानों और प्राचीन प्रथाओं पर क्या आधारित है ये। एंड जो 18वीं से 19वीं शताब्दी में आप उभरा, क्या करा, 18वीं से 19वीं शताब्दी में उभरा। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है, रूढ़िवादी यह भी तर्क देते हैं कि सरकार इस अर्थ में एक नौकर है। रूढ़िवादी क्या कहते हैं कि सरकार क्या है? नौकर है रूढ़िवादी के अनुसार। एंड उसे उन्हें जीवन के मौजूदा तरीकों को आगे बढ़ाना चाहिए और राजनीतिक वर्ग को उन्हें बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। एक प्रतिक्रियावादी के रूप में एक पिछले राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की बहाली का पक्षधर है जो कि पुराने ढंग का हो गया है। रूढ़िवाद परंपरा को संरक्षित करने की कोशिश करता है और एक तरह से यह संरक्षित करना चाहता है कि किसी के पास कुछ पाने के लिए क्या है जो किसी अन्य के पास नहीं है। रूढ़िवादी क्या कहते हैं कि किसी के पास कुछ पाने के लिए है क्या जो किसी अन्य के पास नहीं है कि नहीं। एंडबर्ग ने कहा कि हमें अपने आप को केवल उन लोगों के बीच साझेदारी रखना चाहिए जो जो जीवित है, बल्कि उन लोगों में भी देखना चाहिए जो जीवित है, जो मृत है और जो पैदा होने वाले हैं। इन सभी के नजरिए से हमें देखना चाहिए, रूढ़िवाद कहते हैं। एंड एक प्रमुख रूढ़िवादी विचारक माइकल ऑक्सफोर्ड ने कहा, क्या कहा कि रूढ़िवाद, क्या कहा कि रूढ़िवाद होने का मतलब है कि अज्ञात से जान पहचान हो गया। रूढ़िवाद का मतलब क्या है कि ऐसा चीज जान पहचाना जो अज्ञात हो, जिसे हम नहीं जानते हैं। रूढ़िवाद उन्हें जानने को कहता है, वास्तविकता से संभव तक, यानी उनकी सच्चाई तक जाएं, उनकी सच्चाई तक जाने, सीमित से असीमित तक, पास से दूर तक, सही से लेकर बहुत सही तक, सही से लेकर क्या बहुत सही तक। परंपरावादियों का मानना है कि मानव अपूर्ण और एक कार्यवाही के अप्रत्याशित परिणामों के साथ संयुक्त है। यह आकलन करना मुश्किल हो जाता है कि कोई बदलाव बेहतर होगा या फिर यहाँ पे लिखा है होगा या अन्यथा, इसलिए वे मौजूदा क्रम में परिवर्तन विरोध करने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका किसमें आ जाता है भैया? ये आता है रूढ़िवाद का अर्थ अवधारणा। तो रूढ़िवाद समझ आ गया, ये परंपरा और क्या कहते हैं पुराने कथाओं पर आधारित है, एक विचारधारा है। तो पुराने कथाओं और पुराने स्थानों पर, पुराने ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित ये विचारधारा बनाए हैं, ठीक है। एंड यहाँ देखिए, रूढ़िवाद के लिए जिम्मेदार कुछ विशेषता है। रूढ़िवाद की कुछ विशेषता क्या है, देखिए क्या कहते हैं रूढ़िवाद की शक्ति, अधिकार और सामाजिक पदानुक्रम आवश्यकता है। परंपरा का सम्मान किया जाए, धर्म और प्राकृतिक कानून पर जोर दिया जाए, सामाजिक और जैविक प्रकृति पर जोर दिया जाए, मुक्त बाजार और सीमित सरकार रखा जाए, ठीक है, समझ में आ गया। तो इनके अनुसार 6 सिद्धांत भी है, ये 6 सिद्धांत पढ़िए। 6 सिद्धांत क्या है? 6 सिद्धांत क्या है कि एक ईश्वरीय आशय समाज के साथ साथ विवेक को नियंत्रित करता है। राजनीतिक समस्याएं सबसे नीचे धार्मिक और नैतिक समस्याएं हैं। पारंपरिक जीवन विविधता के रहस्य से भरा है, जबकि अधिकांश कट्टरपंथी प्रणालियों की विशेषता एक संकीर्ण एकरूपता है ना। उसके बाद आगे देखिए इनके सिद्धांत में, सभ्य समाज को आदेशों और वर्गों की आवश्यकता होती है। एकमात्र सच्ची समानता नैतिक समानता है। संपत्ति और स्वतंत्रता अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। मनुष्य को उसकी इच्छा और उसकी भूख को नियंत्रित करना चाहिए, यह जानकर कि वह तर्क से अधिक शासित है। उसके बाद परिवर्तन और सुधार समान नहीं है, सुरक्षा को धीरे धीरे बदलना चाहिए। तो रूढ़िवाद क्या कहते हैं? सुरक्षा को धीरे धीरे बदलना चाहिए, अंडरस्टैंड। तो भैया ये रूढ़िवाद का ये है। रूढ़िवाद के अंदर क्या है? अनगिनत व्यवहार, अनगिनत व्यवहार। तो भैया रूढ़िवाद के अनगिनत व्यवहार है, इस पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, जो हमें करना था वो हम लोगों ने किया। अब हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट चैप्टर पे जा सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है हमारा, हम लोग वही करेंगे।
नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नारीवादी। तो भैया नारीवादी को हम लोग समझते हैं कि नारीवादी क्या कहते हैं, तो नारीवादी को भी हम लोग समझते हैं। देखिए नारीवाद को अगर समझा जाए तो नारीवाद एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है जो महिलाओं की समानता, स्वतंत्रता और अधिकारों की बात करता है ना, अधिकारों का क्या करता है, बात करता है। तो यहाँ पे देखते हैं नारीवाद का क्या क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे देखा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नारीवाद की प्रथम लहर ने पितृसत्तात्मक की गिरफ्त से महिलाओं की मुक्ति के लिए एक उपकरण के रूप में राजनीतिक और कानूनी अधिकारों की उपलब्ध पर ध्यान केंद्रित किया। नारीवाद की द्वितीय लहर ने, देखिए यहाँ पे नारीवाद की 3 लहर आपको बताया जाएगा। 3 लहर के अनुसार बात किया गया यहाँ पे, यहाँ पे 3 लहर के अनुसार बात किया गया है ना, 3 लहर के अनुसार बात किया। तो भैया लहर को हम लोग समझते हैं क्या कर रहा है, ध्यान समझिए। इस पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि नारीवाद की प्रथम लहर क्या है बताइए, नारीवाद की द्वितीय लहर क्या है, नारीवाद की तृतीय लहर क्या है, ये बताने के लिए कहा जा सकता है। तो ध्यान से इसको पढ़ना है, आपको ध्यान से पढ़ना, ध्यान समझना है। सुनिए आप केवल कि नारीवाद की प्रथम लहर ने पितृसत्ता की गिरफ्त से महिलाओं की मुक्ति के लिए, पितृसत्ता जब मतलब ऐसा शासन था, जब पितृसत्ता था मतलब सिर्फ मर्द लोगों का, पुरुषों का शासन था, पुरुष प्रधान था, उसमें पुरुष जो कहते थे, जो चाहते थे वो होता था, महिलाओं के साथ नारी के साथ क्या होता था, अत्याचार होता था, यानी उनके अनुसार कोई काम नहीं होते थे, पुरुष जो चाहते थे वो काम होता था। तो उनकी गिरफ्त से क्या हो, मुक्ति के लिए नारीवाद यानी अपना विचार करते हैं, उनके विचार को विचारों का आंदोलन होता है, उनका विचार निकलता है, ठीक है। एंड एक उपकरण के रूप में राजनीतिक और कानूनी अधिकारों की उपलब्ध पर ध्यान केंद्रित किया नारीवाद ने। तो नारीवाद की दूसरी लहर ने, देखो नारीवाद की द्वितीय लहर ने पुरुषों के लैंगिक तरीकों के विरुद्ध नारीत्व की राजनीति के क्षेत्र का विस्तार महिलाओं के निजी जीवन तक किया और इस प्रकार उदारवादी नारीवाद, मार्क्सवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, रेडिकल नारीवाद और आइकोलॉजिकल नारीवाद जैसी विचारधाराओं के उदय को प्रोत्साहित किया। किसने, नारीवाद ने। नारीवाद की तृतीय लहर ने क्या किया, नारीवाद की तृतीय लहर ने पूर्ववर्ती नारीवादी राजनीतिक रुझानों और गतिशील समालोचना प्रस्तुत की, जिसे सांस्कृतिक नारीवाद और अश्वेत नारीवाद के उत्तर आधुनिक नारीवाद जैसी समावेशी विचारधाराओं के साथ वैश्विक समानता मिली। और देखिए यहाँ पे नारीवाद राजनीतिक सिद्धांत के व्यापक संभाषण का एक उपवर्ग है। यह राजनीतिक सिद्धांत में नारीवादी पहलू को जोड़ता है, जिसे अक्सर उसके अपेक्षित हिस्सों के रूप में देखा जाता है। महिलाओं की चिंताओं को सम्मिलित करने के द्वारा यह राजनीतिक क्या है कि सीमाओं के विस्तार का प्रयास करना। नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पश्चिम में हुआ था एंड महिला मुक्ति आंदोलन के दौरान हुई थी। पश्चिम के महिला मुक्ति जब आंदोलन हुआ था, तभी महिला मुक्ति आंदोलन क्या कि जब महिला को मुक्त किया जाए, महिला को अपने अनुसार चलाया जाता था, महिला को जो कहता था वो करना पड़ता था। उसी समय ये क्या हुआ भैया, आंदोलन, ये दौर विकसित हुआ नारीवाद सिद्धांत। ओके, एंड हम लोग फिर देखिए इनमें से और भी कई क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नारीवाद की प्रथम लहर भी है। यहाँ पे ये जो हम लोग पढ़े थे, प्रथम लहर नारीवाद से राजनीतिक सिद्धांत की प्रथम लहर क्या है, इससे आप लोग पढ़ेंगे प्रथम लहर। देखिए एक बार वीडियो को रोक के आप लोग पढ़ लीजिए प्रथम लहर क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, वैसे प्रथम लहर का चर्चा वहाँ हो चुका है एंड फिर द्वितीय लहर इसका आता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, उदारवादी नारीवाद। तो ये क्या कहते हैं, नारीवादी विद्वत्ता ने अपने राजनीतिक सिद्धांत का विकास 1792 में पहली बार प्रकाशित मेरी वोल्सटोनक्राफ्ट पर पथ प्रवर्तक कृति ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन से प्रारंभ की सूचना दी। एंड यहाँ पे देखिए उदारवादी नारीवाद के कहना क्या है, यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, क्या वोल्टो
वोllस्टोनक्राफ्ट महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए शिक्षा तक समान पहुंच की मांग करती है, ताकि उत्पीड़क पितृसत्तात्मक परंपरा और संस्थाओं का सामना करने में महिलाएं महिलाएं पुरुषों के समान स्वतंत्र और नैतिक रूप से बलशाही बन सकती है। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में लैंगिक समानता को सुनिश्चित कर पाएगी। 19वीं 19वीं सदी के आते उदारवादी नारीवाद का संभाषण जॉन स्टुअर्ट मिल की कृतियों के माध्यम से स्थानांतरित या कर दिया गया। मिल ने पुरुषों और महिलाओं के लिए समान आर्थिक अवसरों, राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्र के पक्ष में तर्क दिया। इस बात पर बल देते हुए क्या कहा कि महिलाओं के मुक्ति आंदोलन में राज्य को एक मित्र की भूमिका निभानी चाहिए। राज्य को क्या महिलाओं के प्रति क्या करना चाहिए? राज्य को मित्र के भांति व्यवहार करना चाहिए, है ना? तो मार्क्सवादी नारीवाद क्या कहता है? मार्क्सवादी नारीवाद अपने उदारवादी प्रतिपक्षों या समकक्षों के स्वतंत्र झुकाव या रुझानों का पालन नहीं करते हैं, बल्कि वे महिलाओं के उत्पीड़न को पूंजीवाद से संबंधित आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ढांचे से जोड़ते हैं। तो महिलाओं को भी इसे पूंजीवाद से ही जोड़ते हैं। मार्क्स के लिए पूंजीवाद पश्चिम का निर्धारण लक्षण या विशेषता है। मार्क्सवादी नारीवादियों ने अपने आप को 1960 के दशक तक उत्तरार्ध में प्रक्षेपित किया तथा मार्क्स तथा एंगल्स के दर्शनों से प्रधान रूप से अपनी प्रेरणा ली। इसे आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और समाजवादी नारीवाद को भी पढ़ लीजिएगा, क्या कहते हैं समाजवादी नारीवाद, अंडरस्टैंड। बाकी रेडिकल नारीवाद ये सब आते नहीं। अब नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग देखते हैं। आपका नेक्स्ट चैप्टर है उत्तर आधुनिकवाद। उत्तर आधुनिकवाद क्या है भैया? उत्तर आधुनिकवाद यहाँ डायरेक्ट मैं समझा देता हूँ जितना समझाना है इसमें। उत्तर आधुनिकवाद को समझिए तो यह एक ऐसा बौद्धिक आंदोलन है जो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में उभरा। कब उभरा? ये 20वीं सदी के उत्तरार्ध में उभरा। एंड आधुनिक की विचारधारा तर्कवाद और प्रकृति के सार्वभौमिक सत्य की अवधारणा की चुनौती देता है। यह दर्शन, साहित्य, कला, संस्कृति, समाजशास्त्र, वास्तुकला और राजनीति सहित अनेक क्षेत्रों में प्रभाव दिखाया। तो थोड़ा सा आगे हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं ना, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इनका बुक का भी देख लेते हैं। जब बुक खोले हैं तो बुक का थोड़ा देखना चाहिए। मुझे यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा तक आते नहीं है, तो वैसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करना था मैंने करवा दिया, समझा गया? जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाना था वो हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं डायरेक्टली। वो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बीपीएससी 101 का प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो मैंने करवाया था मिल जाएगा। चलिए हम लोग अब खंड 3 में जाते हैं। अब इस टाइम हम लोग थर्ड खंड में देखते हैं, इनमें से सबसे पहला चैप्टर क्या है। तो भैया थर्ड में आपका देखिए कितना चैप्टर हो जाएगा। इकाई 8 लोकतंत्र का व्याकरण, लोकतंत्र प्रतिनिधि और उत्तरदायित्व, प्रतिनिधि लोकतंत्र और इसकी सीमाएं, भागीदारी और मतभेद, और लोकतंत्र और नागरिकता। चलिए देखते हैं थोड़ा थोड़ा करके। लोकतंत्र और व्याकरण, सबसे पहले ये देखेंगे, लोकतंत्र का व्याकरण देखेंगे। पहला चैप्टर इसमें से यही है, लोकतंत्र का व्याकरण। इस तरह से ये हमारा खंड 3 का कौन सा चैप्टर हुआ है देख लीजिए। लोकतंत्र का व्याकरण में हम लोग क्या देखेंगे, लोकतंत्र का व्याकरण में क्या कह रहा था। तो लोकतंत्र का व्याकरण का मतलब ये होता है, क्या होता है, इसका मतलब होता है कि लोकतंत्र को समझने के मूलभूत सिद्धांत, उसके नियम एंड प्रक्रिया और मूल्यों की गहराई से पड़ताल करना। लोकतंत्र का व्याकरण में क्या, व्याकरण जन में करते हो ना शुद्ध शुद्ध, तो लोकतंत्र के बारे में शुद्ध शुद्ध उनके गहराइयों को जानना, गहराई से पड़ताल करना, लोकतंत्र के संवैधानिक, राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक पहलुओं को स्पष्ट रूप से देखना, समझना, ये है लोकतंत्र का व्याकरण। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं।
यहाँ पे देखिए लोक, यहाँ पे लिखा हुआ है बुक में, समझिए, लोकतंत्र राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित मुद्रा है। इस कारण यह सर्वाधिक विवादास्पद संकल्पना भी है। यद्यपि लोकतंत्र को क्रियान्वित कैसे किया जाए, इससे लेकर मित, देखिए स्टूडेंट्स, अलग अलग बातें हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने लोकतंत्र के बारे में सुना होगा, जिसमें से लोगों का तंत्र होता है, लोगों का शासन होता है। लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होता है। लोकतंत्र में क्या होता है, जनता के पास इतना पावर होता है, वो किसी भी सरकार को बना सकता है, किसी भी सरकार को गिरा सकता है। ठीक है, तो लोकतंत्र देखो, भारत जो है वो हमारा लोकतांत्रिक देश है। सो यहाँ लोगों का सुना जाता है, यहाँ अपना मनमानी नहीं चलता, चाहे वो कोई भी सरकार हो ना, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, पीएम सीएम कुछ भी हो, बड़े से बड़े आदमी क्यों ना हो, कोई भी कानून हो, यहाँ लोकतंत्र का सुना जाता। अगर लोकतंत्र में सही बात बताया जाए, उनको बोलने का अधिकार है, कहना लोगों का तंत्र है, तो यानी लोगों का बोलने का अधिकार है। लोग अगर सही बात बोल रहे हैं तो उनका बात को मानना ही होगा। तो इस चैप्टर के अनुसार इनमें से क्या कहा गया है, देखिए चैप्टर के अनुसार सबसे पहले लोकतंत्र के यानी कि लोकतंत्र की शुद्धता के बारे में बात किया गया है। फिर लोकतंत्र के प्रकार के बारे में अगर बात किया तो देखिए प्रकार को हम लोग ऐसे समझ जाते हैं, लोकतंत्र के प्रकार में क्या बात किया गया। देखिए लोकतंत्र के प्रकार में अगर देखा जाए, स्टूडेंट्स, लोकतंत्र के प्रकार की अगर बात करें तो मुख्य दो प्रकार हैं इनके। कौन कौन से, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सीधे डायरेक्ट क्या करते हैं, प्रतिनिधि को चुना जाता है। ठीक है, डायरेक्ट चुना जाता है प्रतिनिधि को। एंड जैसे कि मान लो चलो ये अगर चुना जाता है, कहाँ चुना जाता है, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में, ठीक है, उनके कैंटिनों में ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्टली आपको चुना ले जाता है। और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो भैया इसमें से कुछ सिस्टम होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से अलग अलग करके, है ना, विधि बाई विधि प्रतिनिधि को चुने जाते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप चुना जाता है, ये नहीं कि डायरेक्टली किसी भी प्रतिनिधि को उठा के यहाँ पर रख दिया जाए, ऐसे नहीं। इनमें कुछ सिस्टम होता है, सिस्टम अनुसार चुने जाते हैं। समझ गया। तो देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ का होता है, जैसे कि भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ऐसे होता है। थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मोटे तौर पर लोगों के शासन के आधार पर लोकतंत्र को प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन में प्रत्यक्ष और अमध्यवर्ती नागरिकता सहभागिता पर आधारित होता है। सभी वयस्क नागरिक निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सुनिश्चित करने के लिए भाग लेते हैं। सभी दृष्टिकोणों पर चर्चा की और सर्वोत्तम संभव निर्णय लिया गया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासक और शासित राज, प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासक और शासित तथा राज और नागरिक समाज के बीच अंतर को मिटा देता है। समझ में आ गया। अब हम लोग अप्रत्यक्ष देखते हैं, इसमें से अप्रत्यक्ष क्या कहते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रतिनिधि जो लोकतंत्र देख रहे हैं, यहाँ पे प्रतिनिधि लोकतंत्र यही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसमें से प्रतिनिधि का चुनाव होता है। किसका चुनाव होता है, प्रतिनिधि का चुनाव होता है पहले। तो देखिए प्रतिनिधि लोकतंत्र लोकतंत्र का एक सीमित और अप्रत्यक्ष स्वरूप है ना। अप्रत्यक्ष के बाद मैंने क्या था, यह समिति है क्योंकि मतदान के माध्यम से नीति निर्माण में लोकप्रिय और सहभागिता अत्यंत कम होती है, जबकि यह अप्रत्यक्ष इसलिए है कि लोग अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते, बल्कि अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं। दुनिया में अध्यक्षात्मक और संसदात्मक लोकतंत्र के रूप में दो मुख्य प्रतिनिधि लोकतंत्र पाए जाते हैं। आध्यात्मक लोकतंत्र की अपेक्षा संसदात्मक लोकतंत्र अधिक प्रतिनिधित्वात्मक होता है, लेकिन साथ ही कम स्थिर होता है। समझ आ गया। एंड तो इसमें से वही होता है ना, प्रतिनिधि चुनते हैं। तो लोकतंत्र के अगर सिद्धांत की बात किया जाए तो लोकतंत्र के अगर सिद्धांत में अगर बोला जाए तो इनमें से शास्त्रीय लोकतंत्र को आप लिख सकते हैं, है ना,
उसके बाद इसे पढ़ लीजिए आप लोग। कुलीनवादी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत आता है, सहभागी सिद्धांत, है ना, विमर्श लोकतंत्र, जनवादी लोकतंत्र, समाजवादी लोकतंत्र, विश्वासवादी लोकतंत्र, ई लोकतंत्र, ये सब ना थोड़ा सा आप लोग रोक रोक के एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सारा हम अगर करवाएंगे तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए। एंड मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, ऐसी बात नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। दूसरा है स्टूडेंट्स, वही देखो जो अभी छूट गया ना, वही आगे भी करवाया गया। क्या करवाया गया देखो, आगे है ना यहाँ पे कि लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व और उत्तरदायित्व। लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व और उत्तरदायित्व में क्या है, इसे भी अच्छा से समझना है। स्टूडेंट्स इनमें अगर लोकतंत्र की बात करें ये तो आप लोग जान ही चुके हैं। लोकतंत्र क्या है भैया, लोकतंत्र वही है ना जो जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है ना। तो देखिए इसमें हम लोग अब चर्चा करते हैं प्रतिनिधि और उत्तरदायित्व की। तो भाई प्रतिनिधि क्या है, उत्तरदायित्व क्या है, इसे समझिए अच्छा से। तो प्रतिनिधित्व की बात करें तो प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र में हर व्यक्ति स्वयं शासन नहीं कर सकता है। प्रतिनिधित्व में क्या करता है, स्वयं शासन, खुद शासन नहीं करता, मतलब प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं कर सकता है। एंड इनमें से क्या है, इसलिए जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। इसमें क्या करता है कि भैया डायरेक्ट तो शासन नहीं कर सकता है, इसमें जनता का चुनाव किया जाता है। भैया जनता को कहता है भैया आप अपने अनुसार चुनो, आप किसे चुनते हो, आपके अनुसार कौन लायक है, आपके लिए कौन काम करेगा, आप खुद चुनो। जिसकी वजह से वोटिंग होता है, जैसे विधायक बनते हैं, मुखिया बनते हैं, तो वोटिंग होता है ना कि भैया किसको सबसे अधिक मत प्राप्त होता है वही जीतेगा, जिसको सबसे अधिक वोटिंग होगा वही जीतेगा। तो इसी तरह से जनता का यहाँ पावर देखा जाता है। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली किसी कोई भी बन गया, नहीं। तो प्रतिनिधित्व ये होता है। उत्तरदायित्व क्या होता है, प्रतिनिधित्व जो जिसे हम लोग चुने हैं, जो प्रतिनिधित्व को हमने चुना, जैसे मान के चलो हमने विधायक चुना है ना, बड़े बड़े मिनिस्टर जो भी चुनते हैं, मान के चलो, चलो मिनिस्टर की बात तो छोड़ो, मान के चलो हम चुन रहे हैं कोई प्रधान मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं, ठीक है। तो किसी मुख्यमंत्री का हम लोग चुनाव कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं उनको, तो भैया उनका कर्तव्य भी है तो कुछ, उनका कर्तव्य है, उत्तरदायित्व भी तो कुछ है। उत्तरदायित्व का मतलब होता है जिम्मेदारी, समझा क्या। उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी। तो उत्तरदायित्व को समझिए, उत्तरदायित्व किसी कार्य या जिम्मेदारी के लिए जवाबदेह होना, यह उत्तरदायित्व है। यदि वे अपने कार्यों में विफल होते हैं या भ्रष्टाचार करते हैं, अगर अगर जैसे मान लो मुख्यमंत्री बनाया, वो काम नहीं करते हैं, कार्य नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, जनता उन्हें मतलब जनता जो भी कहते हैं, जनता की मांग को नहीं सुनते हैं, अपने अनुसार काम करते हैं, जनता उनसे खुश नहीं है, तो इनमें जनता का पावर होता है कि भाई कभी भी उन्हें हटा सकता है। जनता, लोकतंत्र में लोग क्या कर सकते हैं, कभी भी नहीं हटा सकते हैं, और उनसे जवाब मांग सकते हैं, भैया उत्तर मांग सकते हैं कि आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हो। इस तरह से जनता कुछ भी कर सकते हैं, समझ में आ गया। अब इनमें से हम लोग ज्यादा कुछ भी चर्चा नहीं करेंगे स्टूडेंट, अब डायरेक्टली हम जाते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट्स वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, अब ना थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिए, मेरा बुक जो मोस्ट में क्वेश्चन आंसर है उनसे देख लीजिए, है कि नहीं। भागीदारी और मतभेद ये वही होता है ना भैया, कि अगर मान लो किसी को चुना जाए, ठीक है, कोई हिस्सा ले रहा है कि भैया हमको, कोई मिनिस्टर बन रहे हैं, मिनिस्टर में देखो अलग अलग पद होता है ना सबका। आप जानवे करते हो जब इलेक्शन होता है हर पंचायत में, हर गाँव में है, मतलब हर गाँव का हर पंचायत में अगर जिस तरह से ये होता है कि भैया कोई इलेक्शन में खड़े होते हैं, तो इलेक्शन क्या खाली एक ही जगह होता है कि अलग अलग जगह में इलेक्शन होते हैं। तो भाई इलेक्शन जो होता है, जिस तरह से उसका चुनाव होता है, क्या मतभेद होता है, वही सब बात है। इलेक्शन वाली बात याद रखना, किसी को चुना जाता है कि नहीं, ये सब वही है। थोड़ा सा समझ जाओ कि आपका एक खत्म में है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे। थोड़ा सा रीड कर लिया जाए। भागीदारी का प्रकार। स्टूडेंट्स इनमें ना मुझे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, इम्पोर्टेंट है भी,
पर उतना टाइम नहीं है जो कि करवा सकूं, टाइम थोड़ा ज्यादा हो चुका है। ठीक है, आप लोग मैनेज कीजिए। लोकतंत्र और नागरिकता, देखिए यहाँ पे लोकतंत्र का ही खेल है, लोकतंत्र का प्रकार, वही नागरिकता, नागरिक कौन होते हैं जो देश में रहते हैं, है ना, देश के नागरिक का क्या कर्तव्य होता है, देश का नागरिक का क्या भूमिका होता है, उनको क्या अधिकार प्राप्त है नहीं है, यही सब चर्चा है भैया। ये अपने अनुसार भी आप लोग कर सकते हैं, वही तो है लोकतंत्र के प्रति, वही बात को ना ऊपर से ही लोकतंत्र के प्रकार, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र, अभी जो हम लोग चर्चा किए थे, जो अभी पढ़े, तो वही फिर घुमा रहा है, वही रिपीट कर रहा है। मतलब कि हर चैप्टर एक दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग खुद से भी रीड कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। इस तरह से आपका क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, चैप्टर्स खत्म हो जाता है टोटली, पूरा कंप्लीट हो गया। आपका पूरा कंप्लीट करवा दिया, पूरा बुक को कंप्लीट करवा दिया, जो इंपोर्टेंट टॉपिक था वो मैंने करवा दिया। और आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेने हैं, जो मैंने आपको आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनाया है, वीडियो अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगा मैं आपको। लेकिन फिर भी आपको अगर ऐसे ना मिले तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको वहीं पे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना होगा, प्लेलिस्ट में आपको वही देखना है, अपना कोड देखना है, और उस कोड में बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, 2 3 4 ज्यादा वीडियो में नहीं बनाया हूँ इसका मैं, 4 5 वीडियो आपको मिलेंगे, देख लीजिएगा। और उसमें पीडीएफ भी आपको बना के दिया हूँ, टेलीग्राम में अपलोडेड है। ठीक है, टेलीग्राम अपलोडेड है, और इसमें इंस्टा यानी कि इसका पासवर्ड के लिए इंस्टा में जाना पड़ेगा, यही सिस्टम है। चलिए आप लोग इतना देर बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एग्जाम बहुत अच्छा जाए। अब आप लोग का एग्जाम खत्म ही होने वाला है, चलिए बहुत अच्छा एग्जाम जाए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं। जांस प्ले स्टूडेंट्स बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.